Hello everyone, welcome to this session of the CIB special. So today we are going to understand about the part 2 of the basic of the forex derivative. In the previous session we understood about that what is the derivative, what is the risk, and today we are going to understand the different type of the risk. Okay, so अगर आप प्रिपरेशन करें CIB की, so this session is a very useful because मैं बहुत ही simplify way में everything I am just going to just clarify to you. Okay, so let's start today's session with the exchange risk, right? सो जब भी हम एक्सचेंज रिस्क की बात करते हैं, सो व्हेन वी कैन अंडरस्टैंड दैट एक्सचेंज रिस्क इज ऑल अबाउट द करेंसी रेट फ्लक्चुएशन. ओके, सो एक्सचेंज रिस्क इज ऑल अबाउट द रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. फॉर एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं कि सपोज दैट कि कोई कंपनी है जो इंडिया बेस्ड है. लेट्स नेम दैट इज अ ए. ओके, सो ये ए जो कंपनी नेम है ये इंडिया बेस्ड है और ये क्या है, ये यूएसए में बिजनेस करती है, राइट? सो ये जो ए कंपनी है ये यूएसए में बिजनेस करती है. ऑलराइट, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फिर जो भी एक कंपनी अर्न कर रही है, सो डेफिनेटली ये जो कंपनी अर्न करेगी ये किस में करेगी, ये यूएस डॉलर में करेगी, राइट? और ये बेस्ड है, इंडिया बेस्ड है, राइट? सो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी इंडिया बेस्ड है और ये कहाँ पे बिजनेस कर रही है, ये दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रही है. सो यू कैन अंडरस्टैंड when a company engages in a financial transaction denominated in a currency other than the currency where that company is based, right? So ये कंपनी इंडिया बेस्ड है बट ये यूएसए में बिजनेस कर रही है, सो डेफिनेटली ये अर्न किस में कर रही है, यूएस डॉलर में. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम कंपनी की अर्निंग्स की बात करेंगे या जब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सो जब भी कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करना है या अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना है, सो डेफिनेटली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कंपनी हैव टू डू, दैट कंपनी हैव टू फर्स्ट कन्वर्टेड यूएस डॉलर इनटू इंडियन रुपीज, राइट? सो कंपनी को सबसे पहले यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. And you can understand that should be reported on the company's financial statement. So अगर इस बीच में एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, राइट? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सपोज दैट जिस समय कंपनी बिजनेस कर रही है, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड उस समय जो $1 दैट इज रनिंग इन द 78 रुपीज. एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल अब कंपनी को अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है या फिर अपना कंपनी को यूएस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है या फिर अपनी अर्निंग को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उस टाइम पे अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू जो है 74 रुपीज हो जाए, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्लियरली इम्पैक्ट ऑन द exchange risk. This is you can understand the exchange risk is all about the risk of the financial impact due to the exchange rate fluctuation. So जब भी हम exchange rate fluctuation की बात करेंगे, that means दो करेंसी के बीच में रेट जो है वो क्या हो गया, जब फ्लक्चुएट हो जाता है, then we can understand this is a type of the risk of the exchange risk. I hope this is understandable for everyone, right? सो एक्सचेंज रिस्क इज ऑल अबाउट जब कंपनी जो है किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी करेंसी में अपनी अर्निंग्स कर रही है, एंड नाउ अगर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है या कंपनी को अपनी अर्निंग्स को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उस टाइम पे अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली रीजन फॉर द एक्सचेंज रिस्क, राइट? सो इट can be caused by the depreciation of the base currency, depreciation of the foreign currency, right? So ये इंडियन रुपीस अगर मैं बात करूंगा इस एक कंपनी के लिए, डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डोमेस्टिक करेंसी होगी इंडियन रुपीस एंड फॉरेन करेंसी क्या होगी, दैट इज यूएस डॉलर. ओके, so it is a major risk to consider for the exporter or importer and the business that trade in the international market. अब हम कंपनीज के बीच में भी ये रिस्क जो है वो एज्यूम कर सकते हैं, ये हम एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में भी रिस्क एज्यूम कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज नोन एज अ एक्सचेंज रिस्क. अब इसके तीन टाइप होते हैं, राइट? द वेरी फर्स्ट दैट इज अ ट्रांजेक्शन रिस्क. जब हम ट्रांजेक्शन रिस्क की बात करते हैं, सो ये क्या है, एज द नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंटेटिंग दैट इज अ ट्रांजेक्शन.
that means you can understand it is a change in the exchange rate before transaction settlement. दैट मीन्स जब हमने कोई ट्रांजेक्शन करा, जब हमने कोई डील करी, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने जब डील करी तब एक यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी थी, फॉर एग्जांपल 78। मैं पूरे सेशन में एक ही एग्जांपल से पूरा अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमने डील करी थी तब एक यूएस डॉलर की वैल्यू 78 थी, और ट्रांजेक्शन के टाइम पे अगर एक यूएस डॉलर की वैल्यू 74 रुपीज़ हो गई, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली इम्पैक्ट ऑन द transaction settlement, right? So it is a change in the exchange rate before transaction settlement. What we understand by the transaction risk, it is all about the before transaction settlement. Okay, it is before the transaction settlement, so it is a change in the exchange rate. अगर change in the exchange rate before transaction settlement, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कोई एक इंडियन कंपनी है, जैसे क्योंकि मैंने प्रीवियसली एग्जाम्पल में कंपनी ए मानी थी जो इंडियन बेस्ड थी, राइट? सो ये इंडिया बेस्ड कंपनी थी एंड ये जो है ये यूएसए में अपने ऑपरेशन कर रही थी, या यूएसए में क्या कर रही थी, यूएसए में बिजनेस कर रही थी ये कंपनी ए, and is looking to transfer $100 in the earning to its Indian account. अब suppose that ये जो कंपनी ए है इसकी जो अर्निंग है वो यूएसए में $100 है, जिसको ये किस में कन्वर्ट करना चाहती है, अपने इंडियन अकाउंट में अपने इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये जो कंपनी है ये अपने इंडियन अकाउंट में इस पैसे को, इस $100 को ट्रांसफर करना चाहती है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ट्रांजेक्शन के समय, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड इफ द एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस समय ये ट्रांजेक्शन हो रहा था, राइट, उस समय एक $1 की वैल्यू 78 थी एंड जो रेट है वो सडनली क्या हुआ, रेट सडनली फॉल हो गया. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अगर रेट 74 हो गया, सो यू कैन अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ द 7800 नाउ दिस कंपनी, नाउ द कंपनी ए ओनली ट्रांसफर द 7400. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन रिस्क. ओके, एंड आपको इसको कीवर्ड से कैसे अंडरस्टैंड करना है, इट इज ऑल अबाउट बिफोर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट, राइट? So then we can understand that what is a transaction risk. So it is a change in the exchange rate before transaction settlement. कि transaction settlement के पहले जो exchange rate में fluctuation होता है वो होता है हमारा transaction risk. तो transaction जब कोई इंडियन कंपनी अपने इंडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी उस समय पे रेट फॉल हो गया, सो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट के पहले जो रेट फॉल हुआ है वो उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क, राइट? नाउ अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन रिस्क. एक होता है ट्रांजेक्शन जो हमने अंडरस्टैंड करा, अब है ट्रांसलेशन. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन रिस्क, यू कैन ऑल्सो जस्ट से ट्रांसलेशन रिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसलेशन एक्सपोजर, राइट? सो ट्रांसलेशन रिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसलेशन एक्सपोजर. सो इट इज ऑल अबाउट, जब भी हम ट्रांसलेशन रिस्क या ट्रांसलेशन एक्सपोजर की बात करेंगे हम सिर्फ एक चीज की बात करेंगे, दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सो ट्रांजेक्शन में हम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे, लाइक इन दिस हम ट्रांजेक्शन रिस्क में ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे कि ट्रांजेक्शन जो था वो $1 जब ट्रांजेक्शन हो रहा था, दैट इज $1 इज रनिंग इन द 78 रुपीज, बट ट्रांजेक्शन सेटलमेंट के पहले ही जो है वो एक्सचेंज रेट पे फ्लक्चुएट हो गया और जो रेट है वो फॉल हो गया, वो रेट 74 आ गया. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द रिस्क इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन रिस्क. ट्रांसलेशन में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं वी नो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द prepared in the, like you can understand, in the yearly basis, right? So financial statement में क्या होता है, financial statement में हम assets भी show होते हैं, financial statement में liabilities भी show होती हैं, right? So now you can understand कि अगर कोई कंपनी है, okay, so कोई कंपनी है, it is all about the financial statement and this type of the risk arises when the firms or when the companies have to revalue their assets, liabilities, all the receivables, all the payables in the domestic currency. Okay, so definitely अगर कोई कंपनी इंडिया में है, हम पूरे सेशन में इसी एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई कंपनी ए जो है वो इंडिया बेस्ड है बट वो अपना बिजनेस है वो यूएसए में कर रही है. ओके, सो अब ये जो है अपना ये जितनी इसकी अर्निंग है वो किस में, जितनी
इसकी अर्निंग वो तो यूएस डॉलर में। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अगर इस कंपनी ए को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये किस करेंसी में करेगी, डेफिनेटली ये डोमेस्टिक करेंसी में करेगी, एंड डोमेस्टिक करेंसी इज अ इंडियन रुपीज। ओके, so now you can understand, so the very first thing that the company have to convert the US dollar into Indian rupees, और अगर उस टाइम पे कोई एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन हो जाता है तो हम उसको किसका नाम देते हैं, दैट इज अ ट्रांसलेशन रिस्क। ओके, so you can understand that what is a translation risk or what is a translation exposure. It is all about the financial statement that because कंपनी A है जो यूएसए में फंक्शन कर रही है, कंपनी A को अपनी रिपोर्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, सो कंपनी को अपने यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, एंड दैट टाइप ऑफ द रिस्क इज नोन एज अ ट्रांसलेशन रिस्क। ओके, now understand the operating or the economic exposure. What we understand by the operating or the economic exposure, you know, when we talk about that operating or the economic exposure, जो भी हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया था कि जो भी हमारे रिस्क अटैच थे फॉर द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से। ओके, सो जो भी हमारे रिस्क अटैच थे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से, उसके अलावा जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनसे जो रिस्क अराइज होता है उसी को हम ऑपरेटिंग और इकोनॉमिक एक्सपोजर का नाम देते हैं। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिस्क अराइजेस अदर देन द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग और इकोनॉमिक एक्सपोजर। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ रिस्क दैट इज अफेक्टेड बाय द अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। सो हम बात करेंगे ऑपरेटिंग और द इकोनॉमिक एक्सपोजर, जहां पे अदर देन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, अभी तक हमने करेंसी रेट फ्लक्चुएशन को अंडरस्टैंड करा था, उसके अलावा जो भी अदर फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे जो रिस्क अराइज होता है उसको हम नाम देते हैं दैट इज ऑपरेटिंग और द इकोनॉमिक एक्सपोजर। ओके, सो सपोज दैट कि अगर कोई मैं बात करूं कि अगर सपोज दैट ये इंडिया है, राइट, ये इंडिया है और ये इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। सो इंडिया की कोई कंपनी है जो एक्सपोर्टर है, लेट्स से कंपनी ए जो है वो एक्सपोर्टर है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द ऑपरेटिंग और द इकोनॉमिक एक्सपोजर एक्चुअली अराइजेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट आप एक्सपोर्टर है, ओके, एंड दूसरी कंट्री के जो एक्सपोर्टर्स है उन्होंने अपने प्राइसेस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दूसरी कंट्रीज के, सपोज दैट हम एक कंट्री का नाम और ले लेते हैं दैट इज यूएसए। सो यूएसए भी क्या कर रही है, यूएसए भी एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। अब यूएसए के जो एक्सपोर्टर है, राइट, सो उसने क्या करा, उसने प्राइस का क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या करेगा, ये कंपटीशन को इंक्रीज कर देगा, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इंक्रीज द कंपटीशन बिकॉज आप एक्सपोर्टर है और दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर ने प्राइसेस कम कर दिए, सो दिस वुड अफेक्ट द एक्सपोर्ट। सो डेफिनेटली ये किस पे अफेक्ट करेगा, ये एक्सपोर्ट पे अफेक्ट करेगा, राइट। सेकेंड, अगर दूसरी कंट्री ने इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, सपोज दैट आप इंडिया के, आप यूएसए में या फिर किसी दूसरी कंट्री, सपोज दैट आप यूरोप में कोई कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। सो यूरोप ने अगर इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। अगर इंपोर्ट ड्यूटी दैट मीन्स जो भी इंपोर्ट कर रहा है उस पर जो है वो टैक्सेस जो है इम्पोज कर दिए, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, तो डेफिनेटली इट वुड अफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ योर्स। ओके, सो ये जो है इंडिया के प्रॉफिट पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सो डेफिनेटली इस पे क्या होगा, इस पे भी, एक्सपोर्ट पे भी इसका असर पड़ेगा, राइट। सो दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड एज अ ऑपरेटिंग और द इकोनॉमिक एक्सपोजर। लाइक आपकी मैकमिलन बुक में दैट एग्जाम्पल इज गिवन कि 1970 में जो HMT की वॉचेस चलती थी, 1970 में HMT की जो वॉचेस चलती थी उनकी बहुत डिमांड थी, एंड बट 1980 में वो डिमांड क्या हो गई, वो डिमांड लूज आउट हो गई। क्यों? क्योंकि जो क्वार्ट्स वॉचेस थी वो क्या है, वो बहुत ही सस्ते प्राइसेस पे अवेलेबल थी, क्योंकि उसमें बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी का, बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। सो वो क्वार्ट्स जो वॉचेस थी वो बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल थी। ओके, सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड ये HMT की वॉचेस की जो डिमांड है वो एकदम से क्या हो गई, लूज आउट हो गई। फॉर द एग्जाम्पल, लाइक किसी दूसरी चीज़ के प्राइसेस जो हो गए वो कम हो गए,
राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस टाइप का कोई रिस्क होता है, इस टाइप का कोई रिस्क इम्पोज होता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज अ ऑपरेटिंग और इकोनॉमिक एक्सपोजर. I hope this thing is understandable to everyone. So when we talk about what we understand by the exchange risk, you can understand exchange risk is all about the currency rate fluctuation. That जब भी currency rate में fluctuation होता है, हम जब भी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करते समय जो भी एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रिस्क. ये 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज अ ट्रांजेक्शन की डील हुई थी हमारी, ओके, एंड बिफोर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गया. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले $1 78 का था और ट्रांजेक्शन सेटलमेंट के पहले जो फ्लक्चुएट हो गए $1 दैट इज 74 रुपीज इज रनिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड instead of getting the 7800 I am just getting only 7400. So this type of the risk is known as a transaction risk. What we understand by the translation risk, translation risk is all about the financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब भी हम बात करते हैं उसमें हम एसेट की बात करते हैं, लाइबिलिटीज की बात करते हैं, रिसीवेबल्स पेबल्स की बात करते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई इंडिया बेस्ड कंपनी यूएसए में फंक्शन कर रही है, यूएसए में काम कर रही है और उसको अपनी रिपोर्टिंग देनी है इंडिया में, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके लिए सबसे पहले यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ ट्रांसलेशन रिस्क. Okay, now understand the operating is all about other than the exchange rate fluctuation. जो भी risk other than the exchange rate fluctuations होंगे, suppose that दूसरी कंट्री ने जो एक्सपोर्ट के प्राइसेस जो है कम कर दी, या दूसरी कंट्री ने जिसको आप एक्सपोर्ट करते थे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया. सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ योर्स. सो इस पे भी इसका भी एक्सपोर्ट पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दिस इज नोन एज अ operating or the economic exposure. Okay, I hope this thing is clear to everyone, right? Now understand that what is a settlement risk. This is a second type of the risk and that we are going to cover. That is what we understand by the settlement risk. Okay, so as the name, जैसे कि name ही है, that is settlement. You can understand कि forex market क्या है. forex market एक wide market है. जब भी हम बात करते हैं forex market की, so you can understand कि जो फॉरेक्स मार्केट है एक ये वाइड मार्केट है जहाँ पे हम बात करते हैं किस की, जहाँ पे क्या क्या होता है, जहाँ पे कन्वर्जन ऑफ करेंसी, जहाँ पे जो है करेंसी का कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ द करेंसी, मूवमेंट ऑफ द फंड, ओके, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म. ये एक लार्ज स्केल पे होता है. जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ द करेंसी, मूवमेंट ऑफ द फंड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये एक लार्ज स्केल पे होता है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड ये फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट 2016 में अगर मैं बात करूँ जो डेली टर्नओवर था जो आपकी बुक में दिया है, that actually data is given on the basis of the 2016. So 2016 में जो डेली टर्नओवर था वो अराउंड $5.1 ट्रिलियन के आसपास था. बट अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो $7 ट्रिलियन के आसपास है. सो यू कैन अंडरस्टैंड ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पे है. ओके, सो फॉरेक्स मार्केट इज ऑल अबाउट द वेरी वाइड मार्केट. ओके, यहाँ पे हर चीज़ क्या है बहुत ही लार्ज स्केल पे, like conversion of the currency, movement of the fund, global investment, travel and tourism. Okay, so it is a very wide market. So you can and one more property of the forex market, that is it is a OTC market. Okay, so OTC market क्या होता है? OTC market को हम क्या नाम देते हैं? that is your over the counter market. Okay, so when we talk about the OTC market, so you can understand this is a over the counter market. What we understand by the over the counter market? Over the counter market में you can understand कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है. What we understand by the OTC market? That transaction is done directly between the two parties. ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, दोनों के बीच में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है without any single central clearing house. This is a very important thing that you can understand. Actually OTC is known as a decentralized market. Okay, that means without any single central cleaning house, without any single central cleaning house, you can understand यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो दो पार्टीज के बीच में होता है. नाउ अंडरस्टैंड इस A के लिए ये B जो है वो काउंटर पार्टी है,
इस ए के लिए जो बी है वो काउंटर पार्टी दैट मीन्स द अपोजिट पार्टी इन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो ए के लिए अपोजिट पार्टी कौन है, बी, और बी के लिए अपोजिट पार्टी कौन है, ए। दैट मीन्स A is a counterparty for the B and B is a counterparty for the A. So you can understand, see कि हर मार्केट में एक्चुअली दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वन इज नोन एज अ रिसीवर, वन इज नोन एज अ रिसीवर एंड अदर इज नोन एज अ गिवर। ओके, सो अदर वन इज नोन एज अ रिसीवर एंड अदर इज नोन एज अ गिवर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अगर कोई भी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये ओवर द काउंटर मार्केट है। इसमें जो है जो भी ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली दो लोगों के बीच में होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिफॉल्ट कर देगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक डिफॉल्ट करेगा, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली अराइजेज द सेटलमेंट रिस्क। This actually arises the settlement risk. Now you can understand better that you can understand this entails the counterparty credit risk for the each transaction. Suppose that क्योंकि जब भी हम एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक प्रॉमिस से क्या है, दोनों ही एक प्रॉमिस में। दैट मीन्स अगर फर्स्ट को कोई गुड सप्लाई करना था और उसके बदले में पैसा लेना था सेकंड से, और सेकंड जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, और सेकंड क्या कर गया, डिफॉल्ट कर गया। सो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज अ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क फॉर द ईच ट्रांजेक्शन। या फिर दूसरी पार्टी ने पेमेंट दे दिया बट पहली पार्टी ने जो गुड्स है वो सप्लाई ही नहीं किया। So you can understand this entails a counterparty credit risk for the each transaction. So any disruption in the market due to sudden doubt about the solvency of the one of the market participant could have the serious effect on the global trade and the finance. Okay, I hope this thing is understandable to everyone. राइट, सो डेफिनेटली सेटलमेंट रिस्क क्या है कि दोनों में से अगर कोई भी अपना एक प्रॉमिस नहीं निभाता है, सो दैट इज एक्चुअली अराइजेज द सेटलमेंट रिस्क एंड इट इज ऑफ द टू टाइप। ओके, ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। द वेरी फर्स्ट दैट इज द प्री सेटलमेंट रिस्क। ओके, सो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेटलमेंट रिस्क क्या होते हैं, सेटलमेंट रिस्क कितने टाइप के होते हैं। सो सेटलमेंट रिस्क इज एक्चुअली ऑफ द टू टाइप। द वेरी फर्स्ट दैट इज अ प्री सेटलमेंट रिस्क। ओके, सो एज वी नो दैट कि हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द प्री सेटलमेंट रिस्क। So you can understand it is a risk of the failure of the counterparty due to bankruptcy, closure of the company or any other reason before maturity of the contract. Now you can understand कि suppose that अगर मैं बात करूं कि ये पहला पर्सन है जो एक्सपोर्टर था, ओके, एक्सपोर्टर था, दैट मीन्स सेलर था, और ये दूसरा पर्सन क्या था, दूसरा पर्सन इम्पोर्टर था, और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ये बायर था, राइट। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अब इस सेलर ने इसको गुड्स तो सप्लाई कर दिया, इस सेलर ने इसको गुड्स सप्लाई कर दिया, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट, सपोज दैट ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 5 मंथ्स का था, एंड 5 मंथ्स के बाद इस इम्पोर्टर या बायर को पैसे देने थे इस गुड्स के, राइट। सो इस गुड्स के पैसे इसको देने थे, या फिर यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस एक्सपोर्टर को सपोज दैट $1000 जो थे मिलने वाले थे इस इम्पोर्टर से, राइट। सो अब इसको पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, इस एक्सपोर्टर को पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये सिंपली क्या गया, बैंक के पास गया और बैंक से इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। जब इस बिल को डिस्काउंट कर लिया तो बैंक ने कुछ कमीशन काट के इसको कुछ पैसे दे दिए टू द एक्सपोर्टर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इस केस में अगर बिफोर द मैच्योरिटी, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, अगर ये इम्पोर्टर क्या है, डिफॉल्ट कर जाता है, अगर ये इम्पोर्टर जो है डिफॉल्ट कर जाता है या इम्पोर्टर पैसे देने से मना कर देता है, सो इन दिस केस बैंक हैव अ चांस to cover the contract at the ongoing market price. Suppose that कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उस टाइम पे $1 की जो वैल्यू चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 78 रुपीज चल रही थी, और उस समय पे अब ये डिफॉल्ट कर गया, दैट मीन्स अब बैंक क्या करेगी, बैंक ऑन गोइंग मार्केट रेट पे इस कॉन्ट्रैक्ट को इस एक्सपोर्टर से कवर कर लेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द प्री सेटलमेंट रिस्क, दैट मीन्स बैंक को अगर मिलने वाले थे 78,000 रुपीज, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड अब बैंक को केवल कितने मिलेंगे, क्योंकि अगर लाइक ऑन गोइंग मार्केट रेट का हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, सपोज एट ऑन गोइंग मार्केट रेट जो है
वो चल रहा है 74 रुपीज़। एक यूएस डॉलर कितने का चल रहा है? 74 रुपीज़ का चल रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब बैंक को कितने रुपए मिलेंगे? केवल दैट इज 74,000 रुपीज़। सो बैंक का इसमें क्या नुकसान है? क्या मैं अगर मैं पूछूंगा बैंक का इसमें पूरा नुकसान हो गया? नहीं, बैंक का केवल क्या नुकसान है? बैंक का केवल नुकसान है दैट इज नोन एज अ मार्केट डिफरेंस रेट। जो भी मार्केट डिफरेंस रेट है या जो भी फ्लक्चुएशन हुआ है करेंसी में, केवल उसी का नुकसान होगा, पूरा नुकसान नहीं होगा। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द प्री सेटलमेंट रिस्क? प्री सेटलमेंट रिस्क, इट इज अ रिस्क ऑफ द फेल्योर ऑफ द counterparty due to bankruptcy, closure of the company or any other reason before maturity of the contract. So in this case, bank actually covered the contract at the ongoing market rate with the other counterparty. That means बैंक इससे कवर कर ले, क्योंकि बैंक को किससे पैसा मिलने वाला था? बैंक को 3 महीने बाद इस सेकंड से मिलने वाला था, बट सेकंड क्या है? सेकंड डिफॉल्ट हो गया, या सेकंड जो है बैंकरप्ट हो गया, या फिर सेकंड ने डिफॉल्ट कर गया, सेकंड ने मना कर दिया पैसे देने के लिए। सो इन दिस केस बैंक हैविंग द ऑप्शन फॉर कवर द इंटायर वैल्यू फ्रॉम द एक्सपोर्टर। ओके, और इसमें केवल एक नुकसान है, दैट इज अ करेंसी रेट फ्लक्चुएशन। जो भी मार्केट डिफरेंस होगा केवल उसी चीज का नुकसान होता है। सो दिस इज नोन एज अ प्री सेटलमेंट रिस्क। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय the second. Okay, this is the first we understood about the pre settlement risk. Now understand the, just a minute. Now understand the another type of the risk, that is known as a settlement risk, or you can also understand the settlement timing risk. Okay, so second is your settlement timing risk. So you can understand it is a risk arises due to the time zone difference. सब जब हम बात करते हैं कि ये जो हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज नोन एज अ टाइम जोन डिफरेंस। ओके, so settlement time difference is all about the time zone difference between the two currencies to be exchanged. सो इसमें क्या होता है? सपोज दैट हम बात करें सेटलमेंट टाइमिंग डिफरेंस, सो हमें इसका कीवर्ड क्या है इसको याद रखने का? दैट इज अ सेटलमेंट टाइमिंग रिस्क इज ऑल अबाउट द टाइम जोन डिफरेंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो भी बैंक है जो अर्लियर टाइम जोन में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जापान, ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो यहाँ की जो बैंक्स हैं जो अर्लियर टाइम जोन में है, सपोज दैट ये क्या करती हैं? ये दैट इज इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू बी डिलीवर्ड बाय इट। ओके, सो जो भी इनको करेंसी थी वो तो इन्होंने डिलीवर कर दी, बट जो काउंटर पार्टी है वो दूसरे टाइम जोन में है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक पार्टी तो इस टाइम जोन में है और एक पार्टी किस टाइम जोन में है? एक पार्टी जो है वो दूसरे टाइम जोन में है। दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल सपोज दैट जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर द जर्मनी। ओके, सो ये दूसरे टाइम जोन में है। ओके, सो इसने तो ये जो एक पार्टी है इसने तो डिलीवर कर दिया, राइट? बट ये जो पार्टी ये फेल हो गई डिलीवर करने के लिए ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे टाइम जोन का डिफरेंस है। सो इस टाइप का जो रिस्क होता है दैट यू कैन अंडरस्टैंड एज अ सेटलमेंट टाइमिंग डिफरेंस। ओके, सो सच एन इवेंट मीन्स कंप्लीट रिस्क एंड लॉस फॉर द बैंक। इसमें क्या होता है? इसमें कंप्लीट लॉस होता है बैंक का, और इस पे बेस जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो इट एक्चुअली इम्पोजेस द कंप्लीट लॉस फॉर द बैंक। ओके, so the settlement risk is all about this type of the risk actually could be avoided is if the only settlement system operating on a single time basis. ओके, सो जब भी हम बात करते हैं कि एक पार्टिसिपेंट जो है वो एक पार्टिसिपेंट जो है वो अर्ली टाइम जोन का है और एक पार्टिसिपेंट जो है वो इसके बाद के टाइम जोन का है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो जहाँ पे भी टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं that you can understand this is known as a settlement timing risk. I hope this thing is clear to everyone. इसको किस तरह से avoid कर सकते हैं, इसको किस तरह से eliminate कर सकते हैं? So this would eliminate the time zone problem and also would pay only if the received basis. Okay, so the time zone difference could be eliminated if the global books are linked to a single time zone. You can also say that is on the GMT closing. Okay,
So this is actually can be avoided, can be eliminated when you can understand then when it is operated on a single time basis. Okay, so this is known as a settlement timing risk. Okay, so what we understood in this session, we understood about that what we understand by the settlement risk, what we understand by the pre-settlement risk, what we understand by the settlement timing risk. Okay, right. So I hope this session is useful for everyone. In the next session we understood about the more type of the risk, like the liquidity risk and the more. Okay, so thank you everyone for joining me in this session. I hope this session is useful for everyone. If you like this video, just hit the like button on this video and share this video to your friends so that maximum number of our bankers can join with us in these kind of the sessions. So thank you everyone, have a very nice day.